फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, हाँ, हमारी प्रगति की कसौटी ये नहीं कि हम जिनके पास बहुत हैं उनकी प्रचुरता बढ़ाएं, बल्कि ये है कि जिनके पास बहुत कम है क्या हम उनके लिए पर्याप्त जुटा पा रहे हैं। और ये बात आप देखें तो भारत के जनजातीय समुदायों के संदर्भ में बहुत सटीक बैठती है। बिल्कुल सही कहा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत में जनजातीय समुदायों के सामने जो चुनौतियां हैं और उनके सशक्तिकरण के क्या रास्ते हो सकते हैं। हाल में कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों में भी विश्लेषण हुआ है और सरकार ने भी पहले की हैं, जैसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। जी, तो हमारा मकसद है कि हम इन समुदायों का जो योगदान है उसे समझें और वो जो गहरी चुनौतियां झेल रहे हैं उनको भी थोड़ा खंगालें। और हाँ, ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और जो आम लोग जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। निश्चित रूप से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है या सामाजिक ताना बाना है, उसमें इन जनजातीय समुदायों का योगदान आखिर है क्या? देखिए, योगदान तो बहुत गहरा और बहुआयामी है। वो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं एक तरह से। हाँ, जैसे उनकी मौखिक परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं। बिल्कुल, उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं, ये सब भारत के जो प्राचीन सभ्यतागत तार हैं उनसे हमें जोड़ती हैं। सही। और भारत में आधिकारिक तौर पर आप देखें तो 705 जनजातियां हैं। जैसे गोंड जनजाति को ही ले लीजिए, उनकी गोंड पेंटिंग तो अब विश्व स्तर पर जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो प्रकृति के संरक्षक भी तो हैं। वही मैं कहने वाली थी, वो जमीन के मूल निवासी हैं और प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा है। जैसे गुजरात के डांग जिले में या छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जो कोयला खनन का विरोध हो रहा है। हाँ, वहाँ गोंड और उरांव जनजातियां संघर्ष कर रही हैं। जी, ये दिखाता है कि वो पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं। और उनका इतिहास सिर्फ संरक्षण का नहीं रहा है, प्रतिरोध का भी रहा है ना? जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन। बिल्कुल, औपनिवेशिक शासन से लेकर आजादी के बाद भी संसाधनों के शोषण तक उन्होंने बाहरी दबाव का हमेशा मुकाबला किया है। उनका इतिहास प्रतिरोध और स्वशासन की एक मिसाल है। लेकिन इतने अहम योगदान के बावजूद, जैसा कि हम जानते हैं, चुनौतियां भी कम नहीं है। हाँ, और चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और कई परतों वाली हैं। यहीं पर स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या जो दिखती है वो है भूमि अलगाव और संसाधनों से विस्थापन। मतलब उनकी जमीनें छिन रही हैं। जी, उनकी जो पैतृक जमीनें हैं वो उनसे दूर हो रही हैं। अब देखिए, वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 जैसा एक महत्वपूर्ण कानून है जो वन भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। हाँ, कानून तो है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। जो आंकड़े बताते हैं, नवंबर 2022 तक FRA के तहत जितने दावे दायर हुए उनमें से 38% से ज्यादा खारिज कर दिए गए। ओहो, 38% से ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब कानून होने के बाद भी अमल में एक बड़ी खाई है। बिल्कुल, और यही चीज पेसा अधिनियम यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के साथ भी दिखती है। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन के अधिकार देता है। हाँ, पैसा। लेकिन इसका कार्यान्वयन बहुत कमजोर रहा है। सोचिए, केवल 10 राज्यों ने ही इसके नियम बनाए हैं, और जहां नियम बने भी हैं वहां भी ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्तियां मिलना, मतलब वो सामुदायिक नियंत्रण, अक्सर बस नाम का रह जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्या वहां भी ऐसी चुनौतियां हैं? हाँ, शिक्षा में भी पिछड़ापन एक बड़ी चिंता है। एक तो ये कि कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा नहीं मिल पाती। अच्छा। जिसकी वजह से अक्सर वो स्कूल से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा हो जाती है। और वो एकलव्य मॉडल स्कूल जो बने थे? हाँ, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS, वो आदिवासी छात्रों के लिए विशेष स्कूल हैं, अच्छी पहल है। लेकिन उनमें से भी करीब 1/3 स्कूल आप सोचे अधूरे निर्माण की वजह से अभी चालू ही नहीं हो पाए। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। फिर स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, पर करीब 40% जनजातीय बच्चे अब भी अविकसित हैं। बाल मृत्यु दर भी ज्यादा है। कोई खास उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे गुजरात की ढोडिया, दुबला, गमेत और नायका जनजातियों में सिकल सेल रोग का ज्यादा पाया जाना एक उदाहरण है कि कैसे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं खास समुदायों में ज्यादा होती हैं। और आर्थिक स्थिति? आर्थिक रूप से भी वो हाशिए पर ही हैं।
उनकी आजीविका ज्यादातर लघु वनोपज इकट्ठा करने या फिर दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करती है। झारखंड में 2023 का एक सर्वे बताता है कि 46% से ज्यादा आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे। आधे से ज्यादा लगभग। करीब करीब। इसके साथ ही उनकी पहचान, उनकी संस्कृति पर भी खतरा है। लगभग 1970 जनजातीय भाषाएं हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। महाली, कोरो, सिधी, दिमासा जैसी कई भाषाएं। ये तो बहुत दुखद है। जी, और जो संघर्ष वाले इलाके हैं जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर, वहां मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी चिंताजनक खबरें आती हैं। कई आदिवासियों पर यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। और उनके उत्पादों को बाजार? वो भी एक चुनौती है। जैसे वनधन केंद्र बनाए गए हैं मदद के लिए, लेकिन उनसे भी अभी तक सिर्फ लगभग 12 लाख लोग ही लाभान्वित हो पाए हैं। पहुंच अभी भी सीमित है। तो ये तो वाकई कई सारी गंभीर चुनौतियां हैं। जमीन, जंगल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पहचान, अधिकार। सवाल उठता है कि रास्ता क्या है? मतलब क्या कुछ ठोस समाधानों की बात हो रही है? देखिए, समाधान के लिए तो एक बहुआयामी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होगी। कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, वो तो है। सबसे पहली चीज तो ये है कि शासन व्यवस्था को सच में आदिवासी केंद्रित बनाना होगा। पेसा को उसकी सही भावना के साथ लागू करना होगा ताकि ग्राम सभाओं को असली प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय अधिकार मिले। मतलब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर। बिल्कुल। और एफआरए का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। खासकर जो हाल में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम आया है, उसके संभावित असर को ध्यान में रखते हुए एफआरए के प्रावधानों को मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरा, शिक्षा और प्रशासन में जनजातीय भाषाओं को संस्थागत बनाना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे अपनी भाषा में सीखेंगे नहीं, जुड़ाव कैसे महसूस करेंगे? सही बात है। उनकी जो सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा है, जैसे पारंपरिक ज्ञान, कलाएं, उनको बचाने के लिए भी कानूनी ढांचे की जरूरत है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं को भी बदलने की जरूरत है। सिर्फ एलोपैथी नहीं, बल्कि उनके पारंपरिक ज्ञान और समुदाय आधारित तरीकों को भी स्वास्थ्य व्यवस्था में एकीकृत करना होगा। उनके पारंपरिक चिकित्सकों को साथ लेना होगा। ये एक अच्छा सुझाव है। और चौथा, उनकी ज़रूरतों और उनके परिवेश के हिसाब से उद्यमिता और वैल्यू चेन मॉडल बनाने होंगे ताकि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हों। और जो पुरानी समितियां हैं जैसे जाक्सा समिति या भूरिया समिति, जिनकी सिफारिश पर पेसा आया था, उनकी सिफारिशों की गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने एफआरए को मजबूती से लागू करने, मातृभाषा में शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया था। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बात यह है कि जनजातीय समुदाय भारत की बुनियाद का एक बहुत अहम हिस्सा है। उनकी एक अनमोल विरासत है, लेकिन वो लगातार कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जी। और ये मुद्दा सिर्फ कुछ कल्याणकारी योजना चलाने भर का नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को सही मायने में मान्यता देने और उनकी विरासत को सहेजने का है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है जो सोचने लायक है कि क्या हमारा जो आधुनिक विकास का मॉडल है वो हमेशा बाहरी ढांचा थोपने के बजाय मोहिकता है, प्रकृति के साथ एक तालमेल है, क्या उसको अपने अंदर समाहित कर सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जनजातीय सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों की एक बेहतर समझ बनी होगी। और जैसा हमने कहा, ये यूपीएससी की तैयारी और सामान्य जानकारी दोनों लिहाज से अहम हो सकता है। अगर श्रोताओं के मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। जी जरूर। और ऐसी और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।